साइकिल साहब का गाना है, 1939 में रिकॉर्ड हुआ था। करूं क्या निराश भई, करूं क्या निराश भई, करूं क्या निराश भई, करूं क्या निराश भई। दिया बुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए। दिया बुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए। मिटती आँख ज्योत कियन की, मिटती आँख ज्योत कियन की। समझ गई तो गई, करूं क्या निराश भई, करूं क्या निराश भई, करूं क्या निराश भई। करना होगा खून को पानी, देनी होगी हर कुर्बानी। करना होगा खून को पानी, देनी होगी हर कुर्बानी। हिम्मत है इतनी तो समझ ले, हिम्मत है इतनी तो समझ ले। आश बंधेगी नहीं, आश बंधेगी नहीं। कौन आयास निराश भई, कौन आयास निराश भई। करूं क्या निराश भई, करूं क्या निराश भई। दिया बुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए। दिया बुझे फिर से जल जाए, रात अंधेरी जाए दिन आए। मिटती आँख ज्योत कियन की, मिटती आँख ज्योत कियन की। समझ गई तो गई, करूं क्या निराश भई, करूं क्या निराश भई, करूं क्या निराश भई। तो जो चैप्टर बाकी है, कॉल नोमेन विकेट, उसके ऊपर बात करेंगे। पर हमारे जो लेक्चर यूट्यूब पर रखते हैं, तो एक व्यक्ति ने अभी सवाल पूछा था। हालांकि ये सवाल तो कोई सीनियर को, जो लोग स्टडी करते हैं उनको पूछना चाहिए, तो किसी ने तो आज तक पूछा नहीं है। पर वो व्यक्ति ने पूछा था कि भाई ये तो हम समझ गए कि जो इंटेंसिटी चार्ट जो बनती है और इससे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी चार्ट भी बनती है वो समझ में आया। पर मानो कि अगर हमारे अंदर तटस्थ भाव है या एक विटनेस का भाव है या एक अंदर की एक ऐसी स्थिति है
कि जहाँ कोई खास विचार नहीं है, तो उस समय क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती होगी। ये सवाल आप सब पुराने जो ये स्टडी कर रहे हैं उनके दिमाग में आना चाहिए। किसी ने पूछा नहीं अब तक, पर एक कोई नया व्यक्ति ने मुझे यूट्यूब पर ये पूछ लिया है। तो ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, खास करके अगर आप मेडिटेशन या विचारों को शांत करने का जो अगर अभ्यास करते हो, तो ये विचार आपको खास आएगा कि भाई ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो विचारों से तो बनती है, पर जब विचार ही कम हो जाते हैं तो क्या होगा। तो पहली बात ये है समझने की कि ये तो सही है कि भाई विचार जो होते हैं जब डिकोड होता है उस समय जो चक्र की या सेंटर की जो इंटेंसिटी बनती है और उससे आगे जाके ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है। पर जब आदमी एक ध्यान में है या एक विचारों को कम कर रहा है, तो यहाँ विचार तो कम हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी यहाँ इंटेंसिटी बननी बंद हो गई। अगर ऐसा होता तो फिर, क्योंकि ये पूरा खेल जो है ये इंटेंसिटी का है। आप खास करके इनर डिसिप्लिन पार्ट 2 जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा आपको कि भाई ये तो जितनी ही इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी इतना हमारे लिए फ़ायदा है और हम इतना ऊपर जाएंगे। क्योंकि अब देखा ना कि भाई अंडरस्टैंडिंग का यूनिट या विजडम का यूनिट, तो इसमें तो कितनी सारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बननी चाहिए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनाना तो है, तो ऐसा नहीं है कि जब आप ध्यान की स्थिति में या और स्थिति में हैं तो ये नहीं बनती है। हालांकि जब अंदर बैलेंस क्रिएट होता है तब और अच्छी तरह और ज़्यादा रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है। क्योंकि नॉर्मल कोर्स के अंदर क्या होता है कि हर एक सेंटर जो है वो पॉजिटिव नहीं होते या प्लस में अंदर नहीं चलते। एक सेंटर प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो ये एक इस तरह का जो टोटल बनेगा तो वो इस तरह बनता है, कम होता है, बढ़ता है इस तरह। पर जब आप ध्यान में है तो वहाँ कोई सेंटर का जो फ्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ कोई सेंटर की कामगिरी जो है वहाँ कोई घर्षण नहीं है, एक दूसरे के विरोध में नहीं है। मतलब यहाँ वहाँ एक हारमोनी हो जाती है और हारमोनी के अंदर जो है वो सब बैलेंस के अंदर आ जाते हैं। तो चारों केंद्र जो है, चारों केंद्र के अंदर प्लस इंटेंसिटी बनती है जब हम मेडिटेशन या ध्यान में या फिर विचारों को कम करने का प्रयत्न करते हैं तब। तो खास ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने देखा है कि भाई जब बैलेंस आता है तो क्या इसकी उसका रेशियो क्या बनता है, 5:1। तो यहाँ भी हो सकता है कि 5:1 एकदम न बन जाए, पर फिर भी चारों सेंटर जो है वो प्लस इंटेंसिटी में ही रहेंगे और उनकी जिस तरह की अंदर की स्थिति होगी इतना ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी। तो ये बात यहाँ खास ध्यान में रखनी है कि एक तो विचारों से तो इंटेंसिटी बनती है, पर जब सब विचार, सब जो केंद्रों है, जब सब सेंटर से वो बैलेंस के अंदर आ जाते हैं तब वो एक दूसरे हायर प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है। या समझो कि कभी चारों सेंटर्स माइनस के अंदर चले गए तो माइनस हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी। पर ये जरूरी है इस तरह जो बन रही है, किस तरह बन रही है उसको ये समझना चाहिए। तो ये खास ज़रूरी है और इससे ये भी हमें मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई दिन में जितनी बार थोड़ा विचारों को हम कम कर सकते हैं, थोड़ी शांति धारण कर सकते हैं, तो ही हमारे अंदर जो है ये सब जो ये बैलेंस के अंदर इंटेंसिटी बैलेंस के अंदर आएगी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती जाएगी। तो एक पहली बात मुझे ये क्लियर करनी थी। दूसरी बात ये कि भाई जब ये जो चैप्टर पढ़ते हैं, तो जब आप तावरिया जी का पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही ढंग से उसको नहीं समझते तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बन जाती है। जैसे कि लास्ट टाइम भाई हमने पढ़ा था कि तावरिया जी कहते थे कि भाई आदमी क्या, एक मशीन का जो एक कंसेप्ट चल रहा है, तो आदमी क्या मशीन है क्या करके, या फिर पपेट है उसके बारे में।
तो अगर उन्होंने बताया कि भाई आदमी मशीन या पपेट तो है नहीं, पर अगर कोई भगवान ने उसे ऐसा बनाया होता तो वो कोई ऐसा भगवान होता ही नहीं है करके। तो यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये नहीं क्रिएट करना है कि भाई ये कोई भगवान के विरुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगा सुनने में कि भाई कोई लोग कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कि जहाँ यहाँ तो कोई भगवान का ही इनकार हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। ये सब सही समझ में, सही तरीके से उसको समझना चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि आदमी को फ्री विल दी है, इसीलिए भगवान का रोल वहाँ समाप्त हो जाता है। हम जो छोटी छोटी बातों में कहते हैं ना भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा, तो वो बात वहाँ समाप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान ने अपनी मर्जी से तो ये सब बनाया है और ये एक लॉ बना दिया, और लॉ लॉ बना के साथ में उन्होंने ये जो फ्री विल इंसान को दे दी कि भाई अब तू स्वतंत्र है, तुझे जो करना है तेरी मर्जी है, तेरा जो जिस तरह तुझे डेवलप करना है, तुझे अच्छा करना है, बुरा करना है, बिगाड़ना है, वो सब तेरे ऊपर निर्भर है। तो इस तरह भगवान जो है वो ऐसे इससे न्यूट्रल हो गए हैं, इसमें कोई भी व्यक्तिगत कर्मों के अंदर वो इन्वॉल्व होते नहीं हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए यहाँ तावरिया जी ने कहा था कि ऐसा कोई भगवान है नहीं कि जो कोई इंसान की मस्करी करे और उसको पपेट कठपुतली जैसा बना दे। भगवान तो है, पर ये हम जो कहते हैं कि भाई भगवान है और वो सब कुछ देख लेगा, हो जाएगा, ये जो हमारा जो एक कंसेप्ट मिथ्या मान्यता है और इससे अंदर हम जीते हैं अंधश्रद्धा के रूप में, वो नहीं होना चाहिए। हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है और कर्म का जो परिणाम आता है उसको भुगतने की भी हमारी हमारी जिम्मेदारी है। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। और इसीलिए ये टाइटल भी यही है कि नो मैन विकेड, मतलब इस दृष्टि से जो ये देखते हैं तो कोई पापी है नहीं, क्योंकि ये जो है वो उसको उसको जो फ्रीडम दिया है उसका उसने जिस तरह उपयोग किया वो उसकी मर्जी है। अब किसी को पापी कहने का क्या मतलब है। और वो तो आगे तो कहते हैं कि पूरी ऐसे जो देखा जाए तो पूरी ह्यूमैनिटी क्रिमिनल्स है। ये भी हमने देखा ना कि पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर ये इसके बीच पड़े हुए हैं। और इसीलिए कृष्णमूर्ति भी कहते थे कि यू आर द वर्ल्ड, मतलब कि जो वर्ल्ड के अंदर जो बन रहा है, जो वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, आप इसके जिम्मेदार हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते एक कोने में बैठकर कि संसार में चाहे कुछ भी हो मुझे क्या लेना देना। यू आर द वर्ल्ड मतलब कि आप भी उसके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये बात सब हमें समझनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 106। सेल्फ imposed controls or controls imposed by others in authority only increase the inmates of our mental homes and public jail। ये एक बहुत एक बात समझने की है कि अगर आदमी गलत ढंग से अपने ऊपर कंट्रोल करता है, सेल्फ इम्पोज कंट्रोल जो होता है मतलब अपने ऊपर जो कंट्रोल करता है, अगर वो गलत ढंग से कंट्रोल कर रहा है तो वो उसके लिए नुकसान कारक है। या कोई अथॉरिटी होती है और अथॉरिटी के जो हमें कानून कंपलसरी मानने पड़ते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर एक विद्रोह, हमारे अंदर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता है। चाहे हम इसको मान ले, एक्सेप्ट कर ले, वो अलग बात है, पर वो हमारा ये होता नहीं है, एक विलिंगनेस हमारी नहीं होती है। तो ऐसा अगर होगा तो उससे तो यही होगा कि पागल खाना और जेल ही सब भर जाएगी इससे। तो इसलिए सेल्फ इम्पोज कंट्रोल नहीं होना चाहिए, नेचुरल कंट्रोल होना चाहिए। और तावरिया जी दूसरा शब्द यूज करते थे, कंट्रोल विदाउट द कंट्रोल, मतलब ऐसा कंट्रोल है कि जिसको कंट्रोल किया ही नहीं है, कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे वो कहते थे कि भाई अभी मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा है, तो मुझे उस गुस्से को कंट्रोल क्या करना है। तो कंट्रोल विदाउट कंट्रोल, अभी वो चीज़ ही नहीं रही है। साधना करते 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 जो संस्कार निकल गए, तो अभी वो कोई चीज़ ऐसी बची ही नहीं कि मुझे उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़े। तो सेल्फ इम्पोज जो है वो सही ये नहीं है, क्योंकि इसे तो हमें हमारा दमन होता है। जब सेल्फ इम्पोज कंट्रोल करते हैं तो हमारे अंदर दमन ज़्यादा हो जाता है। और अथॉरिटी के
द्वारा भी कोई जो इम्पोज किया जाता है वो भी, इससे भी हमारे अंदर प्रॉब्लम आते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि हमारा बैलेंस जो है वो निकल जाता है, तो पागल खाने में जाने की भी संभावना बन जाती है। रिलीजियन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सच अदर रेमेडीज आर बाउंड टू फेल फॉर टुडे। तो अभी ये जमाना है, ये जमाने के अंदर जो प्राचीन जमाने में जो धर्म या फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट बने थे, जो नियम वगैरह बने थे, अभी अभी भी हम वो सब चीज़ों को पकड़ के रखेंगे और उसको फॉलो करने का प्रयत्न करेंगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि अभी जो है वो हमारा माइंड जो है और ब्रेन है वो एक इवॉल्व हो चुका है। लोग कहते हैं गर्व से कि भाई हमारे पास तो टेक्निक है, ध्यान की भी टेक्निक है और 2,500 हजार पुरानी टेक्निक है और हम ये करते हैं। अरे भाई 2,500 साल पुरानी टेक्निक की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2,500 साल पहले जो हमारी मन की स्थिति थी, उस समय जो हमारा ब्रेन की स्थिति थी वो आज ब्रेन इवॉल्व हो चुका है। हम देखते हैं ना भाई, हम जब स्कूल में बच्चे थे और पढ़ते थे, और आज के बच्चे को देखो, वो जो हम 10th 12 में जो पढ़ते थे वो चीज़ आज 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है। तो कितना ब्रेन इवॉल्व हो चुका है, और हम पुरानी चीज़ें अगर पकड़ के रखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये सब निष्फल जाती है। मैन विल नॉट blindly obey, though he may blindly walk on the road of life। अब ये आज के व्यक्ति की एक विचित्रता है कि उसका एक दो कॉन्ट्राडिक्टरी उसका ये होता है कि ये किसी को ओबे होना नहीं चाहते, किसी के अंदर आना नहीं चाहते, किसी की नीचे होके कुछ करना समझना इस तरह वो चाहता नहीं है। फिर भी वो जो रोड ऑफ लाइफ है, मतलब जीवन है, उसके अंदर वो स्वच्छंदता से जीना चाहता है। आज की व्यक्ति की यही एक बीमारी है कि वो दूसरे के अंदर आना नहीं चाहता है, पर वो जो है वो अपना जीवन है तो वो स्वच्छंदता से जीना चाहता है। तो ये जो है वो एक प्रॉब्लम है आज के लोगों के अंदर। वो ब्लाइंडली ओबे नहीं होता है, वो अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर स्वच्छंदता से जिए। उसके अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। He may for a very little while do so under some stress, but not of his choice and free will, and unless he can do so of his own choice, man must necessarily fail। तो जब तक उसके ऊपर एक दबाव डालते हैं तो वो कर लेते हैं। ऑफिसों में हमें जाते हैं तो हमें करना पड़ता है, घर में भी हमें जो रहना पड़ता है, या सोसाइटी में रहते हैं तो हमें कुछ फॉलो करना पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी चॉइस है, हमें कुछ कंपल्सन से के हिसाब से करना पड़ता है। और ये जो करना पड़ता है इसीलिए वो चीज़ अंदर जो है वो हमारे अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करती है, क्योंकि हमारी चॉइस कुछ अलग है और हमें कुछ करना पड़ रहा है अलग। तो इसके हिसाब से हमें ये यहाँ प्रॉब्लम आता है। और इसीलिए कई बार अंदर जब विड्रॉ होता है तो ये चीज़ फेल हो जाती है। कई लोग रिबेलियन हो जाते हैं समाज के प्रति, फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और ये जो जो उसके ऊपर जो थोपा गया था वो अभी इसके कारण ये सब चीज़ फेल होती जाती है। इफ़ ही डिज नॉट फेल, either he is a God incarnate or there is something wrong with his mechanism। तो ये इट इज़ बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही है कि अगर इसके ऊपर दबाव डालोगे तो ये इम्बैलेंस तो अंदर आना ही है। पर कोई कहता है कि भाई मेरे अंदर तो कोई इम्बैलेंस नहीं है, तो फिर वो कोई भगवान का अवतार होगा, या फिर इसकी जो मशीनरी है उसके अंदर ही खराबी होगी। तो यहाँ एक टॉन्ट इन्होंने मारा है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता। जो हम हैं और वहाँ अगर स्ट्रेस से जीते हैं, अनविलिंगली जीते हैं, तो गड़बड़ तो होगी। और फिर भी आप कहते हैं कि नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर आपको भगवान का अवतार ही मानना पड़ेगा, या फिर आपके अंदर कुछ आपकी जो बॉडी ब्रेन सिस्टम की मशीनरी है उसके अंदर ही कुछ गड़बड़ है, ऐसा मानना पड़ेगा। Why then brand some as criminals?
तो ये खास इम्पोर्टेंट है कि किसी को, कुछ लोगों को ही क्यों क्रिमिनल कहना है। अगर क्रिमिनल है तो पूरी सोसाइटी को क्रिमिनल समझो, क्योंकि जो हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती रहती है। तो कोई किसी को क्रिमिनल हम कह नहीं सकते, और कहना है तो फिर सबको ही क्रिमिनल कहना पड़ेगा। Some are afraid of society and the law does not give physical translation to their very many absolutely same decoded patterns of thought, and some do not give oral expression. तो कई लोग जो होते हैं समाज के अंदर वो समाज और कायदा से डरते रहते हैं, और उनके अंदर जो विचार है, जो डिकोड विचार बने हैं, उसका उसका वो कार्य के अंदर रूपांतरित नहीं करते। मतलब जिस तरह विचार होते हैं, एक विचार आया पर वो विचार समाज के नियमों के विरुद्ध है तो वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इस तरह ये वो नहीं करता है, पर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। कंसीडर ये किया जाएगा कि अंदर उसने क्या सोचा। जब कोई रिजल्ट की बात आती है तो भगवान फिजिकल एक्शन नहीं देखता है। भगवान क्या देखता है कि भाई उसने क्या सोचा, बस सोचा जो है वो उसके ऊपर उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसका जो परिणाम आएगा वो उसके मुताबिक आएगा। इसीलिए ये आगे कहते हैं, वी आर ऑल्सो टोल्ड दैट डिकोडेड थॉट इज इन प्योर मोटिव स्टेट एंड गॉड और नेचर्स लॉज जज us by our pure motive state and not by our physical action, for it is of no consequence. तो ये इम्पोर्टेंट है। हम दूसरों को तो उल्लू बना सकते हैं अच्छी बात करके, अच्छा सा कोई काम करने का दिखावा करके, बहुत भला होने का। पर भगवान क्यों वहाँ ये नहीं होते हैं? भगवान तो जानते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि इसका मोटिव क्या है। यहाँ जो बताया ना कि प्योर मोटिव स्टेट, तो प्योर मोटिव स्टेट कब क्रिएट होता है कि जब हमारा जो डिकोड होता है और थॉट बनता है, और जो थॉट बन गया बस उसका ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो बाहर से तो आप अच्छा कर ले, पर अंदर डिकोड थॉट होते समय कुछ गड़बड़ हो गई और आपने गलत सोच लिया, तो अच्छा काम किया उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर आपने जो गलत अंदर सोच लिया उसका ही रिजल्ट मिलेगा। तो कर्म की थियरी एक्शन के ऊपर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत सारी थियरी पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये सब ऐसा थियरी के अंदर बताते हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि जो मोमेंट के अंदर डिकोड होता है, जब थॉट बनता है, उस मोमेंट के अंदर आपके अंदर की स्थिति क्या है और किस प्रकार का अंदर थॉट बना है, और इससे ही हमारा प्लस और माइनस ये इंटेंसिटी भी बन जाएगी उसी क्षण। तो अगर माइनस इंटेंसिटी बनी तो वो तो एक क्लियर है कि भाई यहाँ कोई मोटिव में गड़बड़ है, और प्लस इंटेंसिटी बनी तो ही कोई मोटिव ठीक है। तो इस तरह ये हम दूसरों को तो हम उल्लू बना सकते हैं, पर भगवान को नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान हमारे अंदर का जो मोटिव है वो हमेशा देखता है, बाहर का कर्म नहीं। और इसीलिए फिर बाहर का कर्म का कोई ज़्यादा महत्व रह नहीं जाता है। आर वी नॉट इन द आईज ऑफ गॉड एंड बिफोर नेचर्स लॉ क्रिमिनल इक्वली। तो यहाँ कहते हैं कि भाई हम एक रूप से तो देखें तो कुदरत के जो कानून है इसके अंदर हम सब इक्वली क्रिमिनल है। क्यों? कि यही बात है कि हमारे अंदर ये जो प्योर मोटिव जो है ना, वो प्योर मोटिव के लेवल पर सबके अंदर गड़बड़ हो जाती है। चाहे हम किसी को कितना भला आदमी मानता है, वो संत जैसा मानते हैं। कई संतों का बाद में पता चलता है ना कि इसने ऐसी गड़बड़ की, उसने ऐसी गड़बड़ की। क्यों? तो हम तो उसको संत मानते थे, पर वो जो उसका भगवान जो है वो क्या देखता है, उसका जो मोटिव जो है वो। और हर व्यक्ति के अंदर मोटिव के अंदर कभी न कभी तो कुछ न कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए हम सब क्रिमिनल्स हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई किसी का खून नहीं किया है या कोई ऐसा कोई काम करते हैं तो ही हम क्रिमिनल बन जाएंगे। किसी की लूटमारी की, कुछ बुरा किया तो ही हम क्रिमिनल कहलाएंगे, नहीं। अगर हमारे यहाँ जो प्योर मोटिव्स है वहाँ अगर कुछ भी
गलत नोट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर कुछ गलत रजिस्टर हो गया, इसका मतलब हम क्रिमिनल हो गए। तो ये समझना है। देखो तावरिया जी की बात समझनी इतनी आसान नहीं है, बहुत सूक्ष्म रूप में ये सब वो बताते हैं। और जब तक आप इस ढंग से नहीं सोचेंगे समझेंगे तो आप उसको खाली पढ़ के आगे चले जाएंगे, पर उसके पीछे क्या वो कहना चाहते हैं वो नहीं समझेंगे। तो यहाँ खास समझने की बात है कि क्यों क्रिमिनल। कोई आर्ग्यूमेंट करेगा भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, मैं क्यों क्रिमिनल हूँ, हाँ मैंने कोई खराब नहीं किया है। पर वो ठीक है, बाहर से आपने खराब काम नहीं किया है, पर आप कोई ऐसा कह सकता है कि मैंने जिंदगी में कभी भी खराब का विचार नहीं किया है। हम जानते हैं ना जीसस क्राइस्ट की एक बात, तो कि एक वेश्या को सब लोग पत्थर मार रहे थे, तब जीसस वहाँ पहुँचे और कहा कि हाँ पत्थर मारना हो तो मारो, पर किसी ने जिंदगी में कभी भी एक ऐसा सेक्स का या ऐसा कोई गलत विचार नहीं किया है, वो ये स्त्री को पत्थर मारे। तो कोई व्यक्ति पत्थर मार नहीं सकता, क्योंकि सबके अंदर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विचार तो घुस गया होता है। तो इसी तरह हमारे अंदर जो विचार जो है, विचारों की शुद्धि नहीं है। तो विचारों की शुद्धि नहीं है, इसीलिए प्योर मोटिव जो है वो भी अलग है, और इसीलिए हम क्रिमिनल है। ये बात एकदम क्लियर कट समझ ले, नहीं तो गलतफहमी होगी और बोलेगी कि भाई ये तो यहाँ तो ऐसा लिखा है, ये तो ब्लेम कर रहा है कि सब क्रिमिनल है, पूरी ह्यूमैनिटी क्रिमिनल कैसे हो गई। तो इस संदर्भ में समझोगे तो ही आप इसको समझ पाओगे। Normally, the sex and the emotional centers always work in cooperation. For sex center is incapable of working satisfactorily without the needed emotional stimulus, and the emotional enter is not able to get certain satisfaction without the sex center's cooperation. 5 मिनट के अंदर एक ब्रेक आएगा। तो ये तो हम जानते हैं, इतना अभी पढ़ चुके हैं कि भाई एक इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर की हमेशा एक पैर रहती है। दूसरी तरह का है तो ये रजोगुण और तमोगुण नॉर्मली साथ साथ में चलते हैं, और तत्वगुण जो होता है वो अलग रहता है। तो ये इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर को एक दूसरे का सपोर्ट लेके ही वो चलते हैं। विदाउट इमोशनल सेंटर को अगर सेक्स सेंटर का सपोर्ट नहीं मिलता है तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है वो काम करने के अंदर, और सेक्स सेंटर को भी इमोशनल सेंटर का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो इसलिए दोनों पैर के रूप में काम कर रहे हैं। और इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर जो माइनस रिजल्ट इंटेंसिटी है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, क्योंकि एक गलत विचार भी किया और वो इमोशनल और सेक्स सेंटर से आता है गलत विचार, तो इमीडिएटली जो है वो माइनस इंटेंसिटी में एक अच्छे स्कोर के अंदर चला जाएगा, तो वो हमारे लिए नुकसानकारक है। द इंटेलेक्चुअल सेंटर इज द सीनियर मोस्ट डायरेक्टर। तो इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है मतलब सत्वगुण है वो पुराना, सबसे पुराना सीनियर है। और वैसे भी प्रकृति के जो ये जो उत्थान है इवोल्यूशन के अंदर भी देखेंगे तो सत्वगुण पहले आता है। जो रचना हुई वो रजोगुण के माध्यम से हुई, पर उसमें सत्वगुण का प्रादुर्भाव था। तो सत्वगुण इसीलिए सीनियर है क्योंकि सत्वगुण पहले आता है। इन वॉट मैनर इज दिस डायरेक्टर सीनियर? जस्ट लाइक planets, the centers have their speed of rotation and their speed of revolution and their mass, this creating certain intensity. अब एक दूसरी बात भी है कि जो सेंटर्स है वो हम तो कल्पना करते हैं कि ये भाई ऐसे सेंटर्स हो गए ये इंटेलेक्चुअल ये, पर ये सेंटर्स कैसे हमेशा वो रिवॉल्यूशन के अंदर मतलब वो घूमते रहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी कैसे अपनी धरी के ऊपर एक्सल के ऊपर घूमती है, प्लैनेट्स किस तरह अपने एक्सल के ऊपर घूमते रहते हैं, इसी तरह ये जो है वो हर एक सेंटर से वो घूमते रहते हैं। और जब डिकोड होता है तो वो उसकी घूमने की स्पीड क्या है उसके हिसाब से इंटेंसिटी बनती है।
इंटेंसिटी मतलब क्या कि भाई 50 इंटेंसिटी बनी या 500 इंटेंसिटी बनी तो कौन कितने एक कुछ पर्टिकुलर समय के अंदर कितने रोटेशन हो गए उसके। तो ये जो इसके रोटेशन होते हैं वो जो स्पीड है इसके हिसाब से इंटेंसिटी मापी जाती है। तो ये कभी हमें प्रश्न होता है कि भाई ऐसे लिख दिया इंटेंसिटी चार्ट में कि भाई ये ऐसा है तो उसका 500 इंटेंसिटी है और ऐसा है तो 1000 इंटेंसिटी है, तो वो कहाँ से आई होगी। तो ये रिवॉल्यूशन जो होता है वो जो घूमता रहता है वो कौन सी स्पीड से घूमता रहता है, और ये सब एक प्रकार के वाइब्रेशन है। तो कोई ऐसा अगर मशीन है उसके द्वारा हम ये वाइब्रेशन को माप के जान सकते हैं कि भाई ये विचार आया तो इतना इसका रिवॉल्यूशन हुआ और इतनी ये इस तरह की ये इंटेंसिटी बनी है। तो ये यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो ये इंटेलेक्चुअल सेंटर सीनियर है उसका कारण ये भी है कि उसका जो ये रोटेशन की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ एक ये भी कहने का मतलब है। What mass is this planet is the wheel to the center. The following table will clarify. तो अभी हर एक सेंटर के अंदर जो वो उसकी जो व्हील से व्हील मतलब कि उसकी इच्छा से कितनी ये रिवॉल्यूशन कितने होते हैं और किस तरह उसकी ये इंटेंसिटी। तो यहाँ बताया जैसे कि इंटेलेक्चुअल सेंटर है उसका 400 उसकी इंटेंसिटी बनती है प्लस और माइनस के अंदर। इमोशनल सेंटर के अंदर 150 प्लस और माइनस, सेक्स सेंटर के अंदर भी 150 प्लस माइनस एंड मूविंग सेंटर के अंदर 100 प्लस माइनस। इंस्टिंक्टिव सेंटर के अंदर भी होता है जो उसका जो फोर्स है विल फोर्स है वो प्लस माइनस 2000 होता है। तो यहाँ जो है वो हम देखते हैं कि जो जो विल फोर्स है मतलब जो रोटेशन जो होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल का होता है। तो आप ये चीज़ किताब में देख सकते हैं कि जो व्हील फोर्स है कितना उसका रोटेशन होता है। तो वो इंटेलेक्चुअल 400 है सबसे ज़्यादा है और इमोशनल सेक्स का 150 है और मूविंग का 100 है। अब ये जो आगे डिस्क्रिप्शन देते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे अंदर किस तरह ये बननी चाहिए वो इसके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ये सब सेंटर्स है उसका सबका प्लस हो रहा है क्या प्लस माइनस हो रहा है और ये हमारे साधना के हिसाब से या हम एनर्जी जो गंवाते हैं या एनर्जी को किस तरह स्टोर कर सकते हैं
इसके हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो अभी ये आगे हम देखेंगे. फ्रॉम दिस वी नोट दैट द विल फोर्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल सेंटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर सेंटर्स. तो यहाँ इंटेलेक्चुअल सेंटर का विल फोर्स सबसे ज़्यादा है 400 और दूसरे का कंपैरिजन में कम है. यट द प्लस और माइनस 400 ऑफ द इंटेलेक्चुअल इज jointly confronted by emotional and sex and moving thus reducing the whole to zero. तो ये देखो अभी ये सब समझने का है. हमारे अंदर यही होता है कि इंटेलेक्चुअल सेंटर में हमारे अंदर मानो कि 400 तो है, पर अभी क्या है उसके सामने इमोशनल, सेक्स और ये मूविंग का है, ये माइनस के अंदर है. तो कितना हो जाएगा? ये भी 400 हो जाएगा. 150 और 100, तो ये भी 400 हो जाएगा. तो इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर तो प्लस में 400 है, उसके सामने अगर ये तीन का सेंटर का सपोर्ट नहीं मिलता है, वो माइनस में चले जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है. ये एक घाटे का सौदा है, क्योंकि वो जीरो हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है. whilst in fact it could be plus or minus 800 if the centers work in harmony. तो अगर ये सब ये होते 400 और 150 तो मतलब ये अगर होता तो और 100 तो 800, इतना 800 ये हो जाता. अगर ये हार्मनी में होते और प्लस में सब काम करते तो एक 800 ये हो जाता. अब हमारे अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर एनर्जी क्यों बनती नहीं है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर एनर्जी के अंदर ये आमने सामने हो जाते हैं. तो 400 इंटेलेक्चुअल में है पर बाकी वाले में माइनस है इतना ही, तो वो जीरो हो जाता है. हकीकत में अगर हार्मनी के अंदर हमारे सेंटर्स काम करने लगे, और योग का वैल्यू यही है, योग क्यों हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर योग करेंगे तो ही ये चारों सेंटर बैलेंस के अंदर काम करेंगे. नहीं तो इंटेलेक्ट सेंटर अलग काम करेगा और दूसरे सेंटर्स अलग काम करेंगे, तो फिर रिजल्ट जो है वो अलग ही आएगा. तो बहुत इम्पोर्टेंट ये साधना का महत्व यहाँ है कि साधना जितनी हो सके इतनी करके एक बार यहाँ ये चारों केंद्र के अंदर बैलेंस आ जाना चाहिए और हार्मनी आ जानी चाहिए, ताकि हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सके. ये चारों सेंटर अगर प्लस में काम करते हैं, हार्मनी में काम करते हैं, तो देखो ये प्लस 800 हो गए, पर अगर वो आमने सामने हो गए तो वो जीरो हो जाते हैं. If the centers work in harmony, the instinctive has its will force at plus 200, and so the harmonious will could be 1000 whenever the decision is harmonious and unanimous. तो अगर इसका साथ में फिर इंस्टिंक्टिव का भी सपोर्ट मिलता है तो 1000 हो जाएगा. देखो एक जो जीरो की ये तो गेम है, और ये गेम में एक और जीरो भी हो सकता है और दूसरी और 1000 तक भी. ये जुआ जैसा है कि भाई कितना कमाना है, आप 1000 भी कमा सकते हो और गंवा के जीरो में भी आ सकते हो. तो ये हमारे दिन भर का यही प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर जो ये है वो इसी तरह चलता रहता है, और ऑलमोस्ट तो हमारा जीरो बैलेंस ही हो जाता है, या थोड़ा बहुत थोड़ा सरप्लस रहता है, ज़्यादा सरप्लस होता नहीं है. पर अगर हमने ये चारों सेंटरों को एक बैलेंस में ला दिया, हार्मोनी में ला दिया, अगर हम धीरे धीरे करके 5:1 के रेशियो के ऊपर चले गए, तो देखो कितना एक अलग चीज़ हो जाएगी, एक व्यक्ति बदल जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे करके इतनी एनर्जी इकट्ठा कर रहा है और वो एनर्जी को वो साधना में उपयोग कर रहा है, तो उसका प्रोग्रेस कितना जल्दी हो जाएगा. हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है, इसका कारण यही है कि सेंटरों के अंदर ही बैलेंस नहीं है. फिर चाहे कितनी मथामन कर ले, कितना ही ये हम कर ले प्रैक्टिस, ये करे वो करे, पर एक और हम प्रैक्टिस करते, रिफाइनिंग करते, फेस करते और सेंटर को बैलेंस में नहीं लाते हैं, तो वो जो है वो फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है. और इसी तरह साल भर साल निकल जाते हैं. हम देखते हैं कि लोगों के अंदर जो प्रोग्रेस होना चाहिए अप टू द मार्क, वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये बैलेंस में लाने का वो लोग ज़्यादा प्रयत्न नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं. तो प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, पर प्रैक्टिस में एनर्जी थोड़ी पा ली और फिर इसको गंवा दी, पा ली और गंवा दी, तो ये रमत चलती रहती है. साधक जो है उसको इसमें से थोड़ा इसके ऊपर उठना पड़ता है और उसको ये देखना पड़ता है कि भाई मेरे कौन से सेंटर से मेरी एनर्जी का वेस्टेज होता है.
तो ये भी हम आगे देखेंगे कि कौन से सेंटर से किस तरह हमारी एनर्जी का वेस्ट होता है। अभी कुछ कोटेशन दिए हुए हैं। विल क्या है इसकी यहाँ डेफिनेशन दी है। यूजुअली व्हेन वी स्पीक ऑफ द विल वी थिंक ऑफ ए फोर्स acting only by tortuous effort characterized by outthrust jaw, beating brows and clenched fist। ये एक यहाँ विल, ये गलत विल का एक एग्जांपल देते हैं कि नॉर्मल कोर्स में हम विल का मतलब क्या करते हैं, जो जिद होती है और या फिर एक जो गुस्सा करते हैं या फोर्स क्रिएट करते हैं उसको हम विल का नाम देते हैं, कि जिसके अंदर हमारे जो जोश है ये टाइट हो जाते हैं, मुट्ठी बंद हो जाती है और ये जो भ्रमर है वो ऊपर हो जाती है। जैसे एक आदमी में गुस्सा आता है या फोर्स आता है तो कैसे उसके लक्षण हो जाते हैं, तो इस तरह के लक्षण हो जाते हैं, उसको हम विल मानते हैं। पर ये गलत है, क्योंकि जो सही विल है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। सही विल के अंदर वो व्यक्ति शांत होती है, फिर भी उसका एक सही विल के अंदर एक संकल्प ही होता है। तो ये जिद और जो विल है उसके अंदर फर्क है, वो समझना चाहिए। संकल्प शक्ति अलग चीज़ है और जिद अलग चीज़ है। जिद हमेशा फेल हो जाती है, जिद ज़्यादा समय चलती नहीं है, जिद से कभी कभार हम कुछ काम कर भी लेते हैं पर वो लंबा नहीं चल सकता। जबकि संकल्प होता है तो वो इसे हम लंबे समय तक कर सकते हैं। द अपोजिट इज ट्रूली हाउएवर। तो उसको अगर ट्रू जो विल होगी तो उसके अपोजिट होगा, मतलब इसमें ये कुछ ऐसा होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ये जोज वगैरह को। फिर दूसरा ये सेंटेंस है, द विल इज एन इंटीग्रल फंक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस। इंटीग्रल फंक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस, जो चेतना है उसका जो इंटीग्रल फंक्शन है, मतलब पूर्ण जो एक पूर्ण कार्य है, वो ये एक विल है। विल के अंदर क्या होता है कि चेतना का एक इन्वॉल्वमेंट होता है और चेतना का इन्वॉल्वमेंट से एक जो कर्म पूर्ण कर्म बनता है वो विल है। एंड इट ऑपरेट्स एज एफर्टलेसली एज डज द हैंड ऑफ एन इंजन ऑन द थ्रोटल विच सेट्स ए ट्रेन इन मोशन। तो जिस तरह एक जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो उसका थ्रोटल होता है, उसको आगे पीछे करके ट्रेन को किस तरह चलाते हैं, तो व्हील इस तरह की है हमारे अंदर कि वो एकदम एफर्टलेसली वो ऑपरेट होती है। उसके अंदर ऐसे कोई ज़बरदस्ती और शरीर के अंदर तनाव आ जाए ऐसी स्थिति नहीं बनती है। तो यहाँ एक व्हील की दूसरी व्याख्या दी है। और लास्ट में वो कोट करते हैं, फर्दर वी कोट, एन एक्ट ऑफ विल इज व्हेन द कॉन्शियसनेस इन कंट्रोल ऑफ द मेंटल सेंटर्स। तो यहाँ एक इच्छा शक्ति का कार्य क्या है वो बताते हैं कि एन एक्ट ऑफ विल, मतलब इच्छा शक्ति का काम जो है वो व्हेन द कॉन्शियसनेस इन कंट्रोल ऑफ द मेंटल सेंटर। जो मेंटल सेंटर से चेतना के जो मानसिक केंद्र है उसका अगर वो कंट्रोल होता है तो वो हम इसको इच्छा शक्ति का काम कह सकते हैं। फिर डायरेक्ट द एंटायर आउटपुट ऑफ आवर एनर्जी। तो हमारी जो एनर्जी है उसका जो आउटपुट आता है, एनर्जी जो हमने बनाई उसका आउटपुट है, उसको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको डाइवर्ट करना है। वो डायरेक्शन के अंदर वो एनर्जी जो हमने इकट्ठी की है वो ले जाना है, और वो जो 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 जहाँ ले जाना है वो कौन सी है, प्री कंसीव्ड ऑब्जेक्टिव, एकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री कंसीव्ड ऑब्जेक्टिव। तो वो जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो हेतु है, जो हमने से पहले से जो हेतु को बनाए रखा है पूर्व निर्धारित, मतलब पहले से हमने कोई हेतु नक्की किया है, इस हेतु की ओर अब जो एनर्जी हमारी चेतना की बनी है उसको हम उस ओर ले जाते हैं, तो उसको ये एक विल का कार्य कहा जाएगा। तो यहाँ एक 3 प्रकार के कोटेशंस दिए हैं कहीं से। What is usually mistaken for will is simply desire, and desire is usually the product of the conflict of the centers। ये लास्ट बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जिसको विल मानते हैं
वो विल तो कहते हैं तावरिया जी के विल तो यहाँ तो आप तो जो डिजायर है अंदर एक इच्छा जन्मी, इसको विल कहते हैं। इच्छा विल है ही नहीं। तो ये इच्छा विल नहीं है। इच्छा तो क्या है कि हमारे सेंटर्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक सेंटर कुछ कहता है, दूसरा सेंटर कुछ कहता है, एक सेंटर की इंटेंसिटी प्लस में बनती है, दूसरी की माइनस में बनती है। तो ये जो अंदर की कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है उसको वो डिजायर होती है। तो हमारे अंदर जो डिजायर बनती है वो इस तरह बनती है। एक सेंटर कुछ कहता है, जैसे हमने आगे देख लिया था ना कि एक सेंटर के अंदर आता है इंटेलेक्चुअल कहता है कि ये करना है, और फॉर इमोशनल सेक्स सेंटर दूसरी बात करते हैं। तो इस तरह का जो घर्षण की होता है और ये इस तरह की जो इच्छाएं होती है वो उसको हम डिजायर कह सकते हैं, विल नहीं है। विल जो है वो यहाँ आगे बताया है कि जो कॉन्शियसनेस का जिसके अंदर एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस उसके साथ में होता है वो विल होती है। टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, इज द रिदम विद इन माई इनर वर्ल्ड। तो हमें ये एक प्रश्न पूछना है हमारे अंदर ही कि मेरे अंदर की जगत के अंदर रिदम है क्या, मैं रिदम से जी रहा हूँ। और रिदम होगी तो सेंटर के अंदर बैलेंस भी होगा। तो इसका जवाब स्पष्ट आ जाएगा कि अगर सेंटर के अंदर बैलेंस है तो हाँ रिदम है, सेंटर के अंदर बैलेंस नहीं है तो हमारे अंदर अभी भी रिदम नहीं है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सेल विद इन माई बॉडी एंड हाउ डू द डिफरेंट सेल्स एंड विल एक्ट इनसाइड मी। तो जो सेल्स अंदर के होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो सेल्स की मेमोरी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो सेल्स की मेमोरी जो है उसकी स्थिति अंदर की क्या है। और ये जो सेंटर्स है, सेंटर्स के भी अपने अपने सेल्स होते हैं। एक सेंटर बना है तो उसके अंदर भी सेल्स होते हैं, तो उसकी मेमोरी क्या है। और वो मेमोरी जो है वो विल के जो विल से वो क्या अलग है वो भी देखना। हाउ डू द डिफरेंट सेल्स एंड विल्स एक्ट इनसाइड मी। तो अलग अलग सेल्स और अलग अलग विल्स अलग रूप में किस तरह हमारे अंदर काम कर रहा है वो हमें देखना चाहिए। मतलब जो विरोधाभास है हमारे अंदर क्या है उसको हमें ढूंढ निकालना है। व्हाट मेथड शुड आई फॉलो। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इन सब सेंटर्स को हार्मोनी में बैलेंस में लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। विल दिस बुक शो मी द वे। तो ये किताब के अंदर कुछ ऐसा है कि जो मुझे ऐसा बता सके कि मैं अपने सेंटरों को बैलेंस में ला सकूं। तो ये इसके ऊपर हमें सीरियसली चिंतन करना है। अब जो मैंने बताया था बीच में कि भाई हमारे चारों सेंटर्स के अंदर कहाँ से इसका व्यय होता है, तो वो भी मैं बता दूं, वो दूसरे अलग चैप्टर्स के अंदर है। पर मानो कि इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर किस तरह व्यय होता है हमारे अंदर। तो इंटेलेक्चुअल सेंटर का माइनस इंटेंसिटी कब बनती है कि जब हमारे अंदर कोई एक विषय को लेकर हम विचार करने बैठते हैं पर ड्रिफ्ट चलते रहता है। तो जब जब ड्रिफ्ट होता है तो जितना ड्रिफ्ट होगा इतना इंटेलेक्चुअल सेंटर से एनर्जी का वेस्ट होगा। ड्रिफ्ट का मतलब क्या कि जो विषय के ऊपर हमें चिंतन करना है वो विषय हट जाएगा और दूसरे विषय के ऊपर हम चलेंगे आएंगे। एक विषय के लिया कि भाई ये नदी के बारे में मुझे सोचना है, तो नदी को देखते देखते मैं फिर पीछे जो पेड़ है उसको देखने लगूंगा, तो विचार नदी के विचार चले जाएंगे और पेड़ के विचारों के बारे में मैं सोचने लगूंगा, तो उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो ड्रिफ्टिंग नहीं होना चाहिए। एक ही विचार के ऊपर जितना समय आप रह सकते हो उतना एनर्जी का वेस्टेज कम होता है। और दूसरा, जब हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक क्लैरिटी नहीं होती, एक चीज़ सोचने जाते हैं या कुछ हमें कुछ तय करना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो डिसीजन ले नहीं सकते। कंफ्यूजन जब क्रिएट होता है तब भी हमारे एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है। तो ये इंटेलेक्चुअल सेंटर से दो प्रकार से हमारे अंदर ये एनर्जी का वेस्टेज होता है। अब इमोशनल सेंटर से किस तरह, तो एक इस सबसे बड़ा इमोशनल सेंटर का जो एनर्जी वेस्ट होती है वो चिंता। जब हम चिंता में पड़ जाते हैं वो एक नेगेटिव स्टेट बन जाता है, और जैसे ही नेगेटिव स्टेट बन गया कि एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी जो है उसका वेस्टेज चालू हो जाता है। दूसरा, और भी कोई भी नकारात्मक भाव जैसे कि डर है, शंका है, डाउट्स है, फियर है, ये सब जब भी उत्पन्न होते हैं तो बहुत सारी
इमोशनल एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। तो ये सब जो नेगेटिव इमोशंस है उससे साधक को बचना चाहिए, नहीं तो इमोशनल सेंटर खाली हो जाएगा और फिर वो माइनस इंटेंसिटी में ही काम करेगा। और इस तरह वो जब ये इमोशनल सेंटर डेबिट अकाउंट में आ जाता है, जब एनर्जी ये सब निकल जाती है, तो ये इसका इसका व्यय है मेनली नेगेटिव इमोशंस। और इसीलिए कहते हैं कि भाई हो सके इतना इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस मत करो, थोड़ा उसको पकड़ के रखो, थोड़ा जरा एकदम विस्फोट नहीं होने दो। अब सेक्स सेंटर के अंदर किस तरह ये होता है, काम ऊर्जा केंद्र के अंदर, कि सेक्स के बारे में जो इमेजिनेशन, जो कल्पना होती है, कभी आदमी अकेला पड़ा है बिस्तर के अंदर और कुछ विचार चालू हो जाते हैं, तो इमेजिनेशन इस तरह के चालू हो जाते हैं, तो सेक्स एनर्जी का जो है वो उसका व्यय चालू हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा जो है, जो कुछ अगर विकृत विचार आने लगे, परवर्टेड थॉट्स, अगर विकृति आ जाए विचारों के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा सेक्स एनर्जी को खींच के ले जाते हैं। और तीसरा, नॉर्मल कोर्स में बहुत कम लोगों में होता है, पर ऐसे पोर्नोग्राफी की फिल्म देखने का कहीं अगर किसी को ऐसा ये होता है, शौक होता है, तो उससे भी बहुत सारी एनर्जी का, मेंटल एनर्जी, सेक्स एनर्जी का वेस्टेज होता है। तो ये साधक है, ये इन सब से बचना चाहिए। और मूविंग सेंटर के अंदर वेस्टेज किस तरह होता है कि अब हम बैठे हैं पर बॉडी का कई लोगों का अननेसेसरी कोई पार्ट हिलता रहता है, जैसे टेबल के नीचे पैर हिलता रहता है, किसी का कंधा थोड़ी थोड़ी देर में हिलता रहता है, या बॉडी की मूवमेंट होती रहती है। तो अननेसेसरी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट रहती है उसके कारण ये मूविंग सेंटर्स के एनर्जी वेस्ट होती है। और दूसरा, कई लोग जो होते हैं वो शांति से बैठ ही नहीं सकते, वो इतनी भागा भागी करते रहते हैं। और ख़ास करके जवान लोगों में हम देखते हैं कि भाई शांति से घर में बैठ नहीं सकते, थोड़ी देर हुई कि बाहर निकल जाते हैं, एक चक्कर मार के आते हैं। तो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको इस तरह फिर ऐसा करना पड़ता है। वो तो वहाँ उनकी एनर्जी थोड़ी बाहर निकलती है, तो उनको थोड़ी शांति लगती है, पर हकीकत में ये वेस्टेज है। और दूसरा, आपकी जो एज है, उसके एज से ज़्यादा एनर्जी का, इससे ज़्यादा आप काम करोगे। आपका जो एज है, एज को ध्यान में नहीं लेते हुए अगर आप ज़्यादा काम कर लिया तो भी आपका एनर्जी का वेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये तो चारों केंद्र के अंदर की है, पर उसके अलावा भी 3 चीज़ें जो तावड़िया जी ने खास बताई है, एक डे ड्रीमिंग, दूसरा ब्रीदिंग, और साथ के अंदर इमेजिनेशन, और उसके साथ में एक्शन रिएक्शन, जो इम्पल्सिव जो होते हैं, एक्शन और रिएक्शन का है, तो उस ये द्वारा ये 3-4 जगह से भी हमारी एनर्जी का वेस्टेज होता है। मतलब कि दिन भर में अगर ब्रूडिंग और डे ड्रीमिंग ज़्यादा रहता है और इमेजिनेशन चालू रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी सेव नहीं होती है, एनर्जी का जत्था बनता नहीं है, उसके अंदर से एनर्जी ज़्यादा लीक होती है। इसीलिए जागृति का महत्व यही है कि भाई आप थोड़ी थोड़ी देर में बॉडी लेवल के ऊपर जागृति लाओ, नहीं तो आप या डे ड्रीमिंग में या ब्रूडिंग में चले जाएंगे। नॉर्मल कोर्स में डे ड्रीमिंग और इमेजिनेशन रहता है, और कब किसी से कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है तो ब्रूडिंग होता है। ब्रूडिंग मतलब एक ही प्रकार के विचार निरंतर चालू रहते हैं, जैसे एक पिन अटक जाती है, इस तरह विचार एक ही प्रकार के चालू रहते हैं, वो ब्रूडिंग में होता है। तो उसके अंदर भी एनर्जी का वेस्टेज होता है। और ये इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग के अंदर भी बहुत सारा ये एनर्जी का वेस्ट होता है। तो साधक है उसको इसको तो ये कमाना है एनर्जी। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो वो पैसे देखता है कि भाई मैं कहाँ से कितना पैसा कमा लूँ, दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं किस तरह कमा लूँ। तो इसी तरह साधक है उसको यही ध्यान में रखना कि भाई मेरी एनर्जी एक तो वेस्ट ना हो, और दूसरा मैं इस तरह उसको इन्वेस्ट करूं, जैसे कि 3 स्टेप करूं, ध्यान करूं, और ये कुछ करूं, रिलैक्सेशन करूं। तो क्या करो कि जिससे मेरी एनर्जी बढ़ती जाए।
तो ये सब साधक को देखना चाहिए और ये सेंटरों के प्रति भी थोड़ा जागृत रह के काम करना चाहिए। तो यहाँ आज छोटा चैप्टर का पार्ट छोटा था तो यहाँ समाप्त हो गया। समय हमारे पास काफ़ी है, तो किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास समय है। કે આજે તમને આપણે કીધું કે જે શૂન્ય સુધી આપણી જે વૃત્તિઓ છે પ્લસ થાય છે બધું અને છેવટે શૂન્ય સુધી ઘટીને પણ આવી જાય છે. નહીં, શૂન્ય સુધી નહીં આવે. નહીં, શૂન્ય સુધી નથી. તમે ઇન્ટેન્સિટી ચાર્ટનો સ્ટડી કરજો. શૂન્ય થાય એટલે તો ડેથ થઈ જાય. કોઈ બી સેન્ટરની અંદર જો શૂન્યની સુધી જો ઇન્ટેન્સિટી ચાલી ગઈ તો એનો અર્થ ડેથ થયો હોય ચાર સેન્ટરની અંદર. એટલે ખાસ સમજજો, નહીં તો મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થશે. હા, બોલો. નહીં, બુકમાં ઇન્ટેન્સિટી ચાર્ટ જુઓ. ઝીરો એ તો આ તો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, એ ઝીરોની વાત નથી. આ તો એક ટેમ્પરરી એક એ છે જે કેન્દ્ર હોય એ કેન્દ્રની અંદર જો ઇન્ટેન્સિટી ડ્રોપ થઈને ઝીરો થઈ જાય. માનો કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ સેન્ટર છે, અહીંયા તો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ સેન્ટર 400 છે ને, આ તો એક સેન્ટર. હા, હવે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ સેન્ટરની અંદર કોઈ કારણથી એવો મોટો શોક લાગે અને એ ઝીરોની ઉપર આવી જાય તો ડેથ થવાની સંભાવના છે, એમ કહું છું. આમાં જે કહ્યું છે તે જુદો એક્ઝામ્પલ છે. નહીં, એ તમે જ્યારે એ ડિકોડ થાય આપણી અંદર જે કોડેડ થોટ ને જે આવ્યો અંદર, કોડેડ ઇમ્પલ્સ જે અંદર આવ્યો મેમરીની સાથે, એ જે ઘડીએ એ ડિકોડ થાય છે તે ઘડીએ એ જે સ્વરૂપ લે છે એની ઉપરથી એ પ્લસ કે માઇનસ નક્કી થાય. મતલબ કે તમારી અંદર હમણાં માનો કે ગુસ્સાનો ઇમ્પલ્સ આવ્યો, બહારથી કોઈ માણસ તમારા પર ગુસ્સો કરે છે અને તમારી અંદર બી ગુસ્સાનો એ ઇમ્પલ્સ અંદર આવે છે અને તમારી મેમરી સાથે ભેગી થઈને આગળ તમારા બ્રેઇનમાં રજિસ્ટ્રેશન એરિયાની અંદર આવ્યો. હવે એ ઇમોશનલ સેન્ટરની અગર જ્યારે ખુલશે તે વખતે એ, કારણ કે ગુસ્સાનો ઇમ્પલ્સ છે એટલે એ માઇનસ ઇન્ટેન્સિટી બનાવીને ત્યાં આગળ એ ખુલશે, એટલે ત્યાં ઓટોમેટિક માઇનસ ઇન્ટેન્સિટી બની જવાની છે. એટલે જે ઇમ્પલ્સ અંદર કેવો આવ્યો છે એની પર જ આખો આધાર છે. એ પ્લસ કે માઇનસ જે છે એ એની પર બધો આધાર રાખશે. કેવી રીતે આપણને ઇમ્પલ્સ શું છે તે તો ખબર નથી. આપણને તો વિચાર બની જાય, ઘણી વખત તો ગુસ્સો થઈ જાય, પછી આપણને ગુસ્સો તો બહુ સ્થૂલ વસ્તુ થઈ ગઈ ને, એક વિચાર તો હજી બી સૂક્ષ્મ છે. આખો વિચારનો ગુસ્સો થઈ જાય પછી આપણને ખબર પડે કે હું તો ગુસ્સે થઈ ગયો. ક્યાં આગળ તમે રોકવાના? ઇમ્પલ્સ તો કેટલો સૂક્ષ્મ છે, એ તો ક્યાંથી આવે છે ને એ કઈ રીતના પ્રોસેસ થાય તે તો આપણને ખબર નથી. રજિસ્ટ્રેશન એરિયા સુધી આવે ત્યાં સુધી આપણી અંદર અવેરનેસની અંદર ખબર નથી પડતી. ત્યાં એ ડિકોડ થાય છે અને વિચાર બની ગયો, ત્યાં બહુ તો તમને ત્યાં આગળ હવે જાણ થઈ, તો વધારે તમે કદાચ વિચારને એક્સપ્રેસ નહીં કરી શકો, એટલું વધારે કરી શકો, પણ એ ઇમ્પલ્સની ઉપર તમે કામ નહીં કરી શકો. એ જે હેતુ જે છે એ નક્કી થઈ ગયો અને એ મુજબ એનું રિઝલ્ટ મળવાનું. ઓકે, બોલો બીજા કોઈને કઈ? હા, બોલો. ઘણા લોકો મતલબ એ કરે છે કે ઇટ ઇઝ અ સેલ્ફ ઇમ્પોઝ કંટ્રોલ, બરોબર છે. સપોઝ એ આપણે એક સેલ્ફ ઇમ્પોઝ કંટ્રોલ નથી, તો પછી આપણે આપણી અંદર એક અવેરનેસ થયા માટે એટલે તૂટી જાય એના માટે આપણે ડિસિપ્લિનમાં કેવી રીતે લઈ આવવાનું? એટલે બે સ્થિતિ છે. એક, જો તમે બે સ્થિતિ નિર્માણ થાય. તમે એક માનો કે તમારી અંદર એક વિચાર આવ્યો અને તમે એને સેલ્ફ ઇમ્પોઝથી એને કંટ્રોલ કરી દીધો તો શું થશે?
દબાઈ જશે. એને આપણે ત્યાં દમન કીધું, બરાબર ને? તો અંદર દમન થઈ ગયું. બીજો રસ્તો છે એને એક્સપ્રેસ કરવાનો. તો એક્સપ્રેસ કરવામાં બી જોખમ છે કે ભાઈ અમુક વસ્તુ છે એ એક્સપ્રેસ બી આપણે નથી કરી શકતા. તો તમારી અંદર એક અવેરનેસ અથવા તો એક બેલેન્સ અંદર એક એવું આવવું જોઈએ કે નહીં એનું દમન થાય કે નહીં એને આપણે એક્સપ્રેસ કરવું પડે. તો ત્યાં આગળ એટલે મારો ક્વેશ્ચન એ જ છે સર કે ભાઈ આપણે જે અવેરનેસ છે કે જે આપણી ડ્રિફ્ટ આવે છે કે જે દમન થાય છે કે જે રિએક્શન આવે છે એને ધીરે ધીરે કંટ્રોલમાં લેવામાં ઓછું કરવા માટે ડિસિપ્લિન આપણા પર એક ડિસિપ્લિન હોવી જોઈએ. એટલે આપણે જેટલું આપણું 3 સ્ટેપ ને બધું વધતું જશે, આ બધા સેન્ટરોની ઉપર ઓટોમેટિક જેટલો સેન્ટરો હાર્મોનીમાં આવતા જશે ત્યાં એટલે આપણને સેલ્ફ ઇમ્પોઝ કંટ્રોલ કરવાની જરૂર જ નહીં પડશે. મેં કહ્યું ને કે તાવયાજી કહેતા ને કંટ્રોલ વિધાઉટ કંટ્રોલ, તો એક એવી સ્થિતિ નિર્માણ થશે કે કંટ્રોલ વિધાઉટ કંટ્રોલ થઈ ગયો. હવે કોઈ આપણે એને કંટ્રોલ કરવાની જરૂર જ નથી. એટલે આપણે કામ આની ઉપર આપણે નથી કરી શકતા, પણ આપણે કામ જે 3 સ્ટેપની ઉપર કરવાનું છે. 3 સ્ટેપ વગેરેની ઉપર આપણે કામ કરશું અને સેન્ટરોની અંદર બેલેન્સ લાવી દઈશું તો જે આપણે જે એક્સપેક્ટેડ જે રિઝલ્ટ આપણું છે તે આપણને મળી જશે. ત્યાં આગળ પછી દમન બી નહીં થશે અને એને એક્સપ્રેસ કરવાની બી જરૂર નહીં પડશે. એટલે રિએક્શન પણ નહીં આપી આપણે. બિલકુલ નહીં. એની સામે આપણે રિએક્શન પણ નહીં આપી. ના એ રિએક્શનની કઈ જરૂર જ નથી. રિએક્શનની જરૂર જ નહીં પડશે. હવે સર એક બીજો ક્વેશ્ચન છે. આપે કીધું કે જ્યારે માણસના માઇન્ડમાં થોટ્સ ક્રિએટ થાય છે ધેટ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ અ કર્મા. હવે થોટ ક્રિએટ કરવું ને એને એક્ઝિક્યુટ કરવું, ધેર ઇઝ અ ડિફરન્સ. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ બીકોઝ થોટ એક તમે ક્રિએટ કર્યું અને એને એક્ઝિક્યુટ કરીને એક્ટ કર્યું, એ બધાની વચ્ચે તો ઘણો બધો ટાઈમ હોય છે. ના નોટ નેસેસરી દર વખતે નહીં. હમણાં તમે આ પૂછ્યું ને મેં તરત જ જવાબ આપી દીધો, તો એક એક્શન રિએક્શન થયા કે નહીં. કોઈક કેસની અંદર એવું હોય કે ભાઈ તમે પ્લાનિંગ કરતા હોય તો પ્લાનિંગની અંદર એવું હોઈ શકે કે મેં આજે પ્લાનિંગ કીધું અને પછી હું આવતીકાલે કે અઠવાડિયા પછી કે મહિના પછી એને એક્ઝિક્યુટ કરીશ. એ અલગ વસ્તુ છે, પ્લાનિંગની વાત નથી. અહીંયા આગળ જે આખો જે શુદ્ધ મોટિવની જે જ્યાં વાત છે એ જે ઘડીએ ડિકોડ થયું તે ઘડીએ અંદર શું છે તે વસ્તુ તમારું અલ્ટિમેટ તમારું એનું રિઝલ્ટ જે છે તમને એના બેઝની ઉપર મળવાનું છે કે આ ઘડીએ મને આ વિચાર આવી ગયો, એને હું કદાચ એક્ઝિક્યુટ ગમે ત્યારે કરું કે ના બી કરું. માનો કે એક વ્યક્તિનું બુરું કરવાનો મને આ ક્ષણે વિચાર આવ્યો. હવે હું આ ક્ષણે એનું બુરું નથી કરતો, વિચાર કરું કે અઠવાડિયા પછી એનું બુરું કરીશ, પણ આ ક્ષણે મેં વિચાર કીધો ત્યાં જ રિઝલ્ટ તો પાકું થઈ ગયું. અઠવાડિયા પછી હું એનું બુરું કરું કે ના કરું તે તો હવે સેકન્ડરી બની ગયું. એક વખત if I decide કે મેં મારે આનું પૂરું કરવું છે, so I form the karma for that particular thought. એક ક્ષણે જ ત્યાંનું એનું એ રિઝલ્ટ નક્કી થઈ ગયું. હા, એટલે એ મારો કર્મ બંધાઈ ગયો ને. કર્મ બંધાઈ ગયું ત્યાં. બરોબર. હા, બિલકુલ. ઓકે. હા, બોલો બીજા કોઈને. हाँ एक के बाद एक बोलिए. हाँ राजू भाई बोलो. हाँ जी. हाँ सब ये पूछना था कि मेडिटेशन तो हम सब नहीं कर सकते हैं टू काम डाउन आवर थॉट्स. राइट. तो इसका मतलब कि थॉट्स का जो कंट्रोल करना है तो उसका मेडिटेशन का एक उपाय दैट इज अंडरस्टूड, लेकिन वो तो नहीं हो सकता है दैट इजीली मेडिटेशन. तो ये मंत्र जाप के करने से क्या मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि मेडिटेशन करते करते हमारी इंटेंसिटी पॉजिटिव इंटेंसिटी बढ़ सकती है? देखो पहली बात ये है कि मेडिटेशन वगैरह शब्द हम उपयोग करते हैं, हमारा मतलब यही है मेडिटेशन मतलब कि हमें बॉडी और ब्रेन को रिलैक्सेशन की स्थिति में लाना है और विचारों को कम करना है, यही इसका मतलब करना है. क्योंकि ये शब्द बहुत खतरनाक होते हैं और मेडिटेशन हर व्यक्ति का अपना अपना मेडिटेशन का एक अंडरस्टैंडिंग होता है या अपना मीनिंग होता है. तो ये मेरा जहाँ मैं ये मेडिटेशन वगैरह या कहता हूँ तो मेरा कहने का मतलब ये है जैसे कि हम 3 स्टेप करते हैं वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है ना,
क्योंकि हम इसके अंदर भी बॉडी ब्रेन सिस्टम को रिलैक्स करते हैं और विचारों को कम करने का प्रयत्न करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आने का प्रयत्न करते हैं। तो इस माने में मैं इसको मेडिटेशन कहता हूँ। ये कोई आपको एक पर्टिकुलर टेक्निक फॉलो कर रहा है और स्वाद देख रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, इस माने में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप विचारों को इस तरह कम कर देते हैं तो अंदर जो एक रिलैक्सेशन की स्थिति बनती है, उस दौरान अंदर सेंटरों के अंदर भी हार्मनी आती है और प्लस इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बननी चालू हो जाती है। समझे? इसका फायदा ये है कि अगर मानो कि आपने अच्छी तरह आधा घंटा अच्छी तरह आपने 3 स्टेप किया तो आपके अंदर विचार कम हो गए, बॉडी ब्रेन सिस्टम एकदम रिलैक्स स्थिति के अंदर आ गई। तो यहाँ अगर ये सब सेंटर भी अभी हार्मोनी में आ गए, वहाँ कोई अंदर फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ कोई क्लेश नहीं है, तो वहाँ प्लस हायर प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी बननी चालू हो गई। ये बात है। और इसका आप मंत्र से भी ले सकते हैं। अगर मंत्र द्वारा भी आप विचारों को कम कर सकते हैं और शांति धारण कर सकते हैं तो भी रिजल्ट यही आएगा। ओके। हाँ बोलिए, और कोई बोलना चाहते थे? हाँ हाँ નહીં 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 એવું નથી. એ તાળિયા સાહેબે એની પર બધું ઘણી ચર્ચા કરેલી છે. એ તો ઘણીવાર વાત થઈ ચૂકી છે. ટૂંકમાં એટલું સમજવાનું છે કે જ્યારે જન્મ વખતે અમુક જે કર્મ છે એ પ્રારબ્ધ કર્મ જો નિશ્ચિત થઈ જાય છે જન્મ વખતે, પછી એને આ જન્મની અંદર ભોગવવું જ પડે, ભલે તમે એનલાઇટન બી થઈ જાઓ. એટલે ત્યાં આગળ માઇનસ ઇન્ટેન્સિટીની વાત નથી, પણ પૂર્વજન્મનું જે કોઈ કર્મ હોય અને એના રિઝલ્ટ રૂપે આપણા આ જન્મ વખતે અમુક જે નક્કી થઈ ગયું હોય તો એ પછી તમે ગમે તે કરો પણ એની અંદરથી પસાર થવું પડે. ત્યાં આગળ એની નેગેટિવિટી કે કંઈ માઇનસ રિઝલ્ટ ઇન્ટેન્સિટી તો રહી જ નથી, પણ એ પૂર્વનું પ્રારબ્ધ કર્મ છે. એટલે એને આ ડેની અંદર બી એને એ ભોગવી લેવું પડે. એને એની સાથે કંઈ સંબંધ નથી. कौन? हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. जो हम लोग सोचते हैं, वैसे तो अभी आपने जैसे कहा कि ये सेंटर्स के लीकेज की वजह से एनर्जी बिल्ड होने की बजाय वो निगेटिव इसमें चली जाती है, ब्रेन हो जाता है सब. बिल्कुल. तो और एक बात कहते हैं ना कि जैसे आपने अभी कर्म के बारे में बोला, तो नेक्स्ट जन्म में वो सब हम लोगों को अफेक्ट करता है, ठीक है. तो जो भी सोचते हैं हम, बुरा सोचते हो या फिजिक्स के बारे में हो या कोई और किसी के बारे में भी हो, तो वो भी क्या हमारा अगले जन्म का या नेक्स्ट कर्म ये करता है, शेप करता है? वो भी ये सोचना भी ऐसे? नहीं नहीं, देखो कर्म अलग चीज है और सोचना जो है उसको तावरिया जी पैटर्न कहते थे, मेमोरी पैटर्न. तो ये शब्द हमेशा ध्यान में रखना. हमारी मेमोरी की एक पैटर्न होती है. आप जो सोचते हैं तो आपकी एक पैटर्न बन जाती है और वो पैटर्न के हिसाब से आप सोचते हैं और आप जो सोचते हैं उसके हिसाब से आप कर्म को भी खींच लाते हैं. अब मेरी पैटर्न में मानो कि गुस्सा पड़ा है और मैं बार बार गुस्से का मुझे विचार आता है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है, तो वो जो मेरी पैटर्न बन गई, अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा को बार बार वो खींच के ले आएगा. तो फिर वो कर्म के अंदर वो फिर कर्म की गति वहाँ बन जाती है. तो जो थिंकिंग करते हैं उससे कर्म से कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि जो पास्ट कर्म हमने ऐसे किए उससे हमारी कुछ मेमोरी पैटर्न इस तरह बन गई है, तो मेमोरी पैटर्न को हमें पहले बदलना है. मेमोरी पैटर्न बदलेंगे तो जो कर्म, गलत कर्म जो खींच के आने वाला है उसको हम वो आएगा नहीं, उससे हम परे हो सकते हैं. तो मेमोरी पैटर्न को बदलना जरूरी है. कर्म अलग चीज है. सर और एक रिक्वेस्ट थी खाली, मेरे को गुजराती समझ में नहीं आती, तो लास्ट क्वेश्चन आंसर भी अगर हिंदी में कर पाए तो हम लोगों को मतलब थोड़ा ये होगा.
नहीं नहीं, सही है, पर वो कभी कोई गुजराती में सवाल पूछ लेता है ना, तो जवाब भी गुजराती में चालू हो जाएगा। तो भाई प्रश्न पूछने वाले को मेरी रिक्वेस्ट है कि हिंदी में ही सवाल पूछना, ताकि मुझे हिंदी में जवाब देना ज़रा याद रहे। और अगर मैं गुजराती में बोलता हूँ तो वहीं रोक के मुझे बता देना कि नहीं हिंदी में बोलो, बराबर? थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ बोलो। एक सवाल प्रश्न है सर। हाँ। अभी जो चैप्टर में हमने जो पढ़ लिया था उसमें जो 400 मीटर जो है, 150 इमोशनल, 150 एग्जैक्ट एंड 150 100, सॉरी मूविंग का 100 है, इसका 00। सर ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा उसमें मुझे दो चीज समझ में नहीं आ रही है। एक तो ये साथ में हमने लिखा हुआ है कि द सेंटर्स हैव देयर स्पीड ऑफ रोटेशन एंड देयर स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड देयर मास। ये मास मतलब कि व्हील, वो तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि मास पर इज व्हील। नहीं, ये उनका जो रोटेशन, हाँ, ये जो व्हील फोर्स है वही रोटेशन है। ये जो व्हील फोर्स है उसको वही रोटेशन है। और वो रोटेशन व्हील फोर्स में, रोटेशन व्हील फोर्स और रोटेशन जो है वो कितना होता है, तो वो इंटेलेक्चुअल सेंटर का सबसे ज़्यादा वो व्हील फोर्स है। वो व्हील फोर्स कहो, मास कहो इसको, या रोटेशन रिवॉल्यूशन जो भी कहो, तो वो मानो कि 1 सेकंड, यहाँ तो ये टाइमिंग की बात नहीं है, पर हम टाइमिंग से भी अगर समझे तो यहाँ तो डिकोड होता है उस समय कितना फोर्स है, फोर्स के हिसाब से इसका रोटेशन होता है, बराबर? तो डिकोडिंग इज अगेन इज टू बी कंसीडर्ड अगेन डिकोडिंग। हाँ, अभी कितना फोर्स से होता है, कितना वो सेंटर का फोर्स हो जाता है। आपने देखो, पंखा है जो फैन है, आप 1 की स्पीड पर भी चला सकते हो, 2 की स्पीड पर भी चला सकते हो, 5 की स्पीड पर भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये जो उसका जो पंखा का जो रोटेशन है वो जो है वो इसका व्हील फोर्स है। और 1 सेकंड में मानो कि 1 सेकंड में कितना रोटेशन होता है, पर यहाँ सेकंड की बात नहीं है। यहाँ जब डिकोड होता है तो वो कितना फोर्स से डिकोड होता है कि भाई अभी वो डिकोड के दौरान कितना रोटेशन हो गए। तो इंटेलेक्चुअल सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, उनका कहने का मतलब ये है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, वही है, संलग्न क्वेश्चन है कि अगर ये सब चारों 0 हो जाता है, स्टिल वी हैव द इंस्ट्रक्टिंग फोर्स हमारे पास रहता है, वो प्लस और माइनस 200 है, वो क्या है सर? मैंने बताया कि इंस्टिंक्टिव मतलब जो बॉडी का मेंटेनेंस जो है वो इसको इंस्टिंक्टिव कहते हैं। या जो 5वां सेंटर जो बताया है ना तावरिया जी ने, IESM के बाद जो 5वां सेंटर क्या है वो इंस्टिंक्टिव सेंटर है। 6वां और 7वां सेंटर भी है, वो सब हम आगे बात कर चुके हैं। तो ये 5वां इंस्टिंक्टिव सेंटर का भी हमने लास्ट 1-2 मीटिंग में ही बताया था कि भाई एक आदमी बीमार हो जाता है तो IESM केंद्र का कुछ नहीं चलता है, क्योंकि इंस्टिंक्टिव सेंटर को अपने हाथ में सब ले लेता है। इंस्टिंक्टिव सेंटर माने कि हमारा जो ये जो है बॉडी का मेंटेनेंस का जो काम करता है, बॉडी को हीलिंग का काम करता है, सार संभाल जो है वो इंस्टिंक्टिव है। तो वो तो नॉर्मल कोर्स में प्लस ही रहेगा, सिवाय कि बॉडी को बहुत बड़ा धक्का लगता है तो वो शायद माइनस में जाए, और नॉर्मल कोर्स में वो प्लस ही होता है। ओके, तो यहाँ समय समाप्त होता है। मुझे लगता है कि प्रश्न भी समाप्त हो गए होंगे, नहीं होंगे तो नेक्स्ट वीक में फिर से ये करेंगे। तो थैंक यू भरत भाई आचार्य और सबको थैंक्स। नेक्स्ट वीक में फिर से मिलेंगे और कोई ये करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके।